बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। द टॉपिक इज़ डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास इससे पहले हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल के साथ इन्हीं ब्रांचेस की एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी गई है वो विनीगर की है। विनीगर कंटेन्स 5% एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड जो है वो एक कलरलेस कंपाउंड है जिसकी विनीगर लाइक स्मेल है। अब हम ये देखेंगे कि विनीगर को स्टडी करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ट्रांसफॉर्मेशन of acetic acid into gaseous state or solid state and application of laws and theories to understand its structures is called फिज़िकल केमिस्ट्री। यानी जब आप एसिटिक एसिड की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट या सॉलिड स्टेट उसके बाद लॉज एंड थ्योरीज अप्लाई करते हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री है। इसी तरह से क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके अंदर कार्बन मौजूद है, जब हम इसको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के तौर पे लेंगे और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, तो इट विल कम अंडर द टर्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। As you know that acetic acid has carbon, hydrogen and oxygen. जब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन तीन एलिमेंट्स को स्टडी किया जाएगा तो इट विल कम अंडर द टर्म ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उन तमाम एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करती है जिनमें कार्बन मौजूद नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं जिनकी स्टडी की वजह से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं कार्बन कंपाउंड्स की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ये कार्बन कंपाउंड्स हैं लेकिन इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं किया जाता क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती। इसके बाद जब हम एसिटिक एसिड का बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस का इसको स्टडी करेंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। जब एसिटिक एसिड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाएगा तो इट विल इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन लार्ज स्केल इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाउ द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और न्यूट्रॉन ऑन दिस कंपाउंड और इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी जब हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं ऑन एसिटिक एसिड, इट मीन्स कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह से एसिटिक एसिड और उसके कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स का अगर हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे ऑन द ह्यूमन बीइंग तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगा। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम आपके माहौल में मौजूद तमाम टॉक्सिक केमिकल्स जो कि आपके माहौल को पोल्यूट करते हैं या ह्यूमन बीइंग को किसी भी तरह से डैमेज करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जब स्टडी करते हैं तो वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इसी तरह से जब एसिटिक एसिड की परसेंटेज कंपोजिशन, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन किया जाएगा बाय यूजिंग द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इट विल बी एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो क्लास इस तरह से एक एग्जांपल के ज़रिए आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को एक कंपाउंड की स्टडी के लिए किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है 1.1 जिसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। Number 1, photosynthesis produce glucose and oxygen from carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight। यानी फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम एक बायोकेमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट बायोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व हियर, यानी प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर होने वाले एक बायोकेमिकल प्रोसेस को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। नंबर 2, प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, सो इट विल कवर द टर्म ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नंबर 3, Haber's process converts large quantities of hydrogen and nitrogen into ammonia।
अब हम ये देख रहे हैं कि हाबर प्रोसेस के ज़रिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अमोनिया में एट अ लार्ज स्केल जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर क्योंकि अमोनिया हम लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात की जाती है, सो इट इन्वॉल्व्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नंबर 4, ammonia is a colorless gas with pungent irritating odor and it is highly soluble in water। यहाँ पे हम अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अमोनिया जो है वो एक कलरलेस गैस है विथ पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर और ये हाईली सॉल्युबल है इन वाटर। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। Number 5, a chemist performed an experiment to check the percentage purity of a sample of glucose। यानी एक केमिस्ट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और परसेंटेज प्योरिटी जो है वो ग्लूकोज की फाइंड आउट कर रहा है। परसेंटेज प्योरिटी से अब याद रखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम परसेंटेज कंपोजिशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा जो है वो डिटर्मिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। Number 6, an analyst determines that nitrogen dioxide is responsible for acid rain। क्लास एसिड रेन की बात हो रही है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट। आपको पता है कि एसिड रेन जो है इट डैमेजेस द ट्रीज, इट डैमेजेस द होल फॉरेस्ट, इसके अलावा स्टेचूज़ को, रॉक को, इन सब को ये एसिड रेन जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। इसका मतलब है कि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सो वी विल से दैट दिस इज शोइंग एनवायरमेंटल chemistry। Number 7, chlorofluorocarbon compounds are responsible for the depletion of ozone layer। Ozone layer, depletion of ozone layer, again we are talking about the environment। ozone layer की depletion की बात हो रही है, chlorofluorocarbon compounds की बात हो रही है, so environmental chemistry is involved here। Number 8, alpha particles helium nuclei when bombard on nitrogen atom a proton is emitted। यहाँ पे हम प्रोटॉन में से नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं जिस पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार किया जा रहा है और प्रोटॉन को एमिट किया जा रहा है। इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द नाइट्रोजन एटम। सो न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियाई की बात हो रही है, सो इट विल इन्वॉल्व न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्लास होप्स हो कि इस तरह से आपको डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की एप्लीकेशन के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब आप नेक्स्ट पेज पे आइए जहाँ पर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है और ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जो है ये आपने खुद जो है वो परफॉर्म करनी है और आपने इसको सॉल्व करना है। क्लास पेज नंबर 8 पर देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटीज़ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यहाँ पर जॉन डाल्टन की थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की गई है। हम इसके मेन पोस्टुलेट्स को स्टडी करते हुए आगे मूव करेंगे। नंबर 1 है ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसका मतलब ये है कि जॉन डाल्टन ने ये कहा कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने हैं जिन्हें एटम कहा जाता है। नंबर 2, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि किसी भी ख़ास एलिमेंट के एटम्स जो हैं दे आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका सेम मास है और सेम वॉल्यूम है। ठीक है। और नंबर 3 था postulate that during chemical reaction atoms combine or separate or rearrange and they combine in simple ratios। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कंबाइन करते हैं या सेपरेट होते हैं या ख़ुद को रीअरेंज करते हैं और सिंपल रेशियोज में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। नंबर 4, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो क्लास ये 4 पॉइंट्स थे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। जैसे हमने आपको पहले बताया कि एटम की कार्पस्कुलर नेचर के बारे में, उसमें एमपी डॉकलेस का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया और आपको ये बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो था वो मोर देन 2000
ईयर्स जो था वो एग्जिस्ट करता रहा। और उसके बाद 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने अपना जो है वो एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसके बाद बहुत सी चीज़ें जो थी वो क्लियर हो गई। उसके बाद बहुत सारी रैपिड जो थी वो प्रोग्रेस जो है वो केमिस्ट्री में होने लगी। 1850s में अलबत्ता जैसे कि जॉन डाल्टन ने कहा कि एलिमेंट एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। जो पहले का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एटम्स जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा छोटे से छोटा ज़रा जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन 1850s में जो रिसर्च होती रही 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, तो उससे ये क्लियर हुआ कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी एक एटम जो है वो 3 पार्टिकल पे कंसिस्ट कर रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, this is an atom. The center consists of proton and neutron. Proton has positive charge and neutron has no charge. ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन द सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इसको न्यूक्लियाई कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। थर्ड पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में या एनर्जी लेवल्स में इस न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। और एक अहम बात कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द अपने फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, सो क्लास ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह हाफिज़।